क्या चुनाव आयोग की इसमें हस्तक्षेप होता है? ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स जैसी संस्थानों का दुरुपयोग भी करती हैं सरकारें, क्या कहना चाहेंगे सोब्रेन सर? देखिए, चुनाव आयोग तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कभी इस देश में टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। उन्होंने देश को बता दिया है कि चुनाव आयोग की क्या पावर होती है। जी। और तो चुनाव, लेकिन आज जो चुनाव आयोग बन गया है वो सरकारिया चुनाव आयोग बन गया है, सबको जानते हुए भी आंखें बंद किए हुए है। और इस पर ईडी सीबीआई पर एडवोकेट अभिषेक जी ने विस्तार से बात रख दी है। दरअसल है क्या कि चाहे तो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, बहन जी को बदनाम करने के लिए ये सब बातें बड़े पैमाने पर फैलाई जाती हैं। जबकि किसी आम आदमी से पूछ लो कि बहन जी पे क्या केस है। अभी पिछले दिनों जब श्री एस.टी. मिश्रा जी ने, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 में प्रबुद्ध वर्ग की रैलियां की थी, तो उस हर रैली में लगभग बताने का प्रयास किया था कि बहन जी पर लगभग 101 केस लंबित थे और मैंने वो सब केस लड़े हैं। आज बहन जी पर कोई केस नहीं रह गया है, कोई ईडी और सीबीआई आय से ज्यादा संपत्ति का इस तरह का केस नहीं है। लेकिन ये जहां कहां से पता नहीं भाड़े के टट्टू बुला लेते हैं, और खास तौर से दलित समाज के लोग जो कि कांग्रेस या बीजेपी माइंडेड होते हैं। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज मैं उसी पे लिखना चाह रहा था कि मैं शाम को देख रहा था, ये यूपी तक के एक मिस्टर गौतम राणे सागर जी करके, उनको अम्बेडकरवादी विचारक कहा जा रहा था, वो बुलाए जाते हैं तो ऐसी बातें करते हैं कि मुझे तो हंसी आ जाती है। वो कह रहे थे कि 92 में समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हुआ था, जनवरी में वो अलायंस ओपन होता है, सबकी नजर में आता है। तो इन लोगों को ये तक नहीं मालूम है कब अलायंस हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन चूंकि उन्हें कांग्रेस पोषित मीडिया होता है, उनको स्क्रिप्ट थमा दी जाती है, रटा दी जाती है, वो आते हैं अपना पैसा वसूल करके, कीमत वसूल करके, और बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करके। चूंकि वो दलित समाज से होते हैं तो हमारा दलित समाज समझता है कि ये तो सही कह रहे होंगे। लेकिन मैं, क्योंकि आपने आज मुझसे वार्ता रखी है, तो मैं बताना चाहता हूं ताकि हमारा बहुजन समाज जान सके कि मतलब ये कितने बड़े पैमाने पर गुमराह करते हैं। वो कह रहे थे कि दिसंबर वो 92 में गठबंधन हुआ था और जनवरी 93 में ओपन हुआ था। तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप बहुजन समाज को ये जानना चाहिए कि मुलायम सिंह जी जनता पार्टी के पहली दफे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में 3 दिसंबर 89 को। उसके बाद वो किन हालातों में मुख्यमंत्री बन पाए थे? बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शक्त परीक्षण के लिए दिल्ली से अजीत सिंह को भेज दिया था। अजीत सिंह को बीपी सिंह मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। तो जब अजीत सिंह को भेज दिया गया तो मुलायम सिंह जी ने अंतोगत्ता ये कहा कि अगर आप लोग मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दोगे तो मैं, उस टाइम 14 बहुजन समाज पार्टी के पहली बार एमएलए जीत के आए थे, एक 13 जीते थे, एक बहुजन समाज पार्टी समर्थित था। तो इस तरह 14 थे और उनको मानवर कांसीराम साहब और बहन जी का आदेश था कि आप हर हाल में मुलायम सिंह जी का साथ देंगे। तो मुलायम सिंह जी इन बातों से प्रभावित हुए, तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि अगर आप लोग मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दोगे तो मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। मुलायम सिंह के इतने कहते ही एकदम हड़कंप मच गया, क्योंकि समाजवादी जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लूंगा, इतना कहते ही हड़कंप मच गया कि अरे ये तो मतलब जनता दल छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में चले जाएंगे, तो ये तो गांधीवादी विचारधारा से अम्बेडकरवादी विचारधारा ग्रहण कर लेंगे। इस मुल्क में दो विचारधाराएं हैं, गांधीवादी विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा। गांधीवादी जो विचारधारा है गैर बराबरी पर आधारित है, और अम्बेडकरवादी विचारधारा समानता, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित है। लेकिन जो गैर बराबरी वाली विचारधारा है वो सही मायने मनवादी विचारधारा है, और मुट्ठी भर लोग उसे कायम रखना चाहते हैं।
अंबेडकरवादी विचारधारा है, वो बहुजन समाज की विचारधारा है, जिनकी आबादी मानवर कांसीराम ने 85% बताई थी। और ये 85% ब्रिटिश पीरियड के आंकड़ों से ली गई है। सन 31 की जनगणना के बाद इस मुल्क में कभी जातवार जनगणना नहीं हुई है। रिसेंटली अभी बिहार में मतलब हुई है। तो ये उसके बाद जो 31 में हुई थी जनगणना, उसके बाद 11 में इन्होंने फिर करवाई जनगणना जातवार। लेकिन जब जनगणना करवाई तो उनके आंकड़े गोपनीय रखे, इसलिए गोपनीय रखे कि ये चौंक गए। असलियत में ये है कि जिनको मानवर कांसीराम साहब 31वीं जनगणना में 85 मानते थे, उनकी तादाद आज 90% से भी आगे निकल चुकी है, और जो 15% थे, उनकी तादाद 10% से भी कम रह गई है। और सब लोग जानते हैं कि कोई भी चुनाव जीतने के लिए 16.66% पे तो जमानत बचती है। तो जिनके पास जमानत बचाने तक के वोट नहीं है, वो हमारी नालायकी का फायदा उठाते हुए सरकारें बना रहे हैं। कांसीराम साहब बहन जी ने मेहनत करके हमको मीडिया से, मेन स्ट्रीम मुख्यधारा के मीडिया से दूर करवा दिया था। तो जब हम मुख्यधारा के मीडिया से दूर हो गए थे और आंशिक ही दूर हो पाए थे, उस आंशिक दूर होने का इतना फर्क पड़ा कि हम 4-4 बार उत्तर प्रदेश जैसे आबादी के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश में सरकार बनाते हैं। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी। जरा इसको भी समझ लीजिए, ये सरकार जो पहली हमारी सरकार बनी थी, वो बीजेपी के समर्थन से नहीं थे। उसको समाजवादी पार्टी के छोड़कर जितने भी उत्तर प्रदेश में उस टाइम दल थे, उसमें जनता दल के पास भी 29-30 सीटें थी, कांग्रेस के पास भी 29-30 सीटें थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास भी 4 सीटें थी। इस तरह सब दलों ने, निर्दलीय भी थे, सब दलों ने बहन जी का साथ दिया था। तो केवल 110 सीट छोड़ के 425 में 315 का लगभग बहन जी को समर्थन प्राप्त था। ये कहना गलत है कि समाजवादी, उसका क्रेडिट पूरा भारतीय जनता पार्टी ले गई कि हमने अपने समर्थन से सरकार बनाई। अच्छा, अब ये सोच लीजिए, बहन जी की 4 बार सरकार बनी है। इस उत्तर प्रदेश का इतिहास है, लोगों की 3-3 बार सरकारें बन चुकी हैं। मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, नारायण 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन नारायण 4 बार बन चुके हैं, लेकिन 1 बार वो उत्तराखंड के बने हैं। तो इस प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री कोई नहीं बना है। एकमात्र बहन जी हमारी नेता है जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, और इस रिकॉर्ड को भी कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये रिकॉर्ड तो बहन जी 17 में ही तोड़ चुकी थी, लेकिन ये मशीन का कमाल है, उस पर कोई भी डिबेट नहीं होती है। कोई आगे चल के तो ये होने वाला है कि लोग ये कहेंगे कि जो मशीन, ईवीएम मशीन की बात करता है, वो राष्ट्रद्रोह की बात करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था।
वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए